नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज बात करेंगे एक अहम टॉपिक के बारे में जो कि भारत की सबसे चहेती वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा हुआ है। बदलते समय के साथ में बदलते भारतीय रेलवे में अब समय और लोगों की मांग है कि हमारे भारतीय रेलवे में भी एल्यूमिनियम से बनी लाइट वेट, हाईली एरोडायनेमिक, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करा जाए। और इसके लिए जो ट्रेन चुनी गई है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा, क्या सच में अभी हम लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या एल्यूमिनियम वंदे भारत को अभी हमारे इंडियन रेलवेज में आना चाहिए? इसके लिए मैं आपके सामने अभी रखूँगा 6 समस्याएं जो कि एल्यूमिनियम वंदे भारत के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं। और इन 6 समस्याओं के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या इनका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी जो पहली समस्या है वो जुड़ी हुई है हमारी आत्मनिर्भर भारत की भावना से। अब आत्मनिर्भर भारत की भावना और वंदे भारत जो कि एल्यूमिनियम से बनाई जाएगी उसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, चलिए बताता हूँ आपको। अभी तक भारतीय रेलवे में कोचेस और ट्रेन सेट स्टील के बनते आए हैं जिसको एसएस स्टील भी कहा जाता है। ये कोचेस वजन में न्यू एज एल्यूमिनियम कोचेस से भारी होते हैं, लेकिन अभी भी हम एसएस को ही यूज क्यों कर रहे हैं? एसएस भारत में बहुतायत में उत्पादित होता है। दुनिया की काफी बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्थित है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा स्टील, ये जो कंपनी है ये बहुत ही बड़ी कंपनी है स्टील के क्षेत्र में। और टाटा स्टील वही कंपनी है जो अभी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, उनकी एयरक्राफ्ट लाइक जो चेयर्स हैं उन चेयर्स को बनाने का काम टाटा स्टील को ही दिया गया है। भारत में स्टील का कारोबार काफी फैला हुआ है जिसके लिए लघु उद्योग एमएसएमई जिनको हम कहते हैं उनके लिए पहले से ही पूरा इकोसिस्टम तैयार है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखिए, हमारे जो कोचेस अभी प्रोडक्शन यूनिट में बनते हैं वो सभी प्रोडक्शन यूनिट जो रेलवे की हैं उनके अंदर जितनी भी मशीनरी लगी हुई है स्टील के कोचेस को बनाने के लिए पूरी तरीके से भी परफेक्ट है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए भी वो रेडी नहीं है। ऐसे में जो लोग रोजगार पाते हैं स्टील के सेक्टर में तो उन लोगों को भी बड़ा धक्का लगेगा अगर हम एल्यूमिनियम में अभी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग अभी ट्रेंड नहीं है एल्यूमिनियम के कोचेस को बनाने के लिए। तो हमको कहीं ना कहीं लोगों को वो ट्रेनिंग जो देना पड़ेगी उस सब के लिए आउटसोर्सिंग तो करना ही पड़ेगी। यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत से ये बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। लेकिन जबकि भारत में अगर एल्यूमिनियम उद्योग की बात करी जाए तो स्टील के बाद भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमिनियम का है। भारत अभी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है एल्यूमिनियम का, जबकि चाइना दुनिया का नंबर 1 उत्पादक है। लेकिन अभी भी भारत में एल्यूमिनियम का इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है। ऐसे में एल्यूमिनियम की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है, वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं और यही कारण है हम लोगों को एल्यूमिनियम का इंपोर्ट भी करना पड़ता है। ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और अगर हम ट्रेन सेट बनाएंगे तो बिल्कुल ये बात पक्की है कि हम बाहर से एल्यूमिनियम खरीदेंगे जो कि हमको काफ़ी महंगा पड़ेगा। यही कारण है एल्यूमिनियम के ट्रेन सेट की जो अभी बोलियां बुलाई गई थी उसमें एल्यूमिनियम के ट्रेन सेट की जो कीमत है वो स्लीपर वंदे भारत के ट्रेन सेट से कहीं ज़्यादा लगाई गई वहाँ पर। तो इससे हमारी जो ट्रेन सेट है वो महंगी तो ज़रूर हो जाएगी। तो कॉस्ट का बढ़ना और आत्मनिर्भर भारत का इसमें योगदान कम होना, ये सब इस ट्रेन सेट की मैन्युफैक्चरिंग के सामने 2 बड़ी चुनौती हो सकती है। तो हमने पहले मुद्दे की बात करी, अब दूसरी समस्या को जानते हैं। अगली समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, जो कि एक एल्यूमिनियम ट्रेन को चलने के लिए चाहिए होता है। अभी हम लोग जैसे कि जानते हैं हमारे भारतीय रेलवे के ट्रैक्स को अब धीरे धीरे इम्प्रूव तो करा जा रहा है, लेकिन ओएचई और ट्रैक्स की जो स्थिति अभी है वहां पर अभी भी मैक्सिमम स्पीड 130 kmph की ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, भारतीय रेलवे में अभी बहुत ही कम ऐसे ट्रैक हैं जहां पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल पाती है। मैक्सिमम ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे ही चल पा रही हैं और उनको भी 130 kmph में जो कन्वर्ट किया जा रहा है वो काम अभी भी बहुत धीमा है। और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी गतिमान एक्सप्रेस जो चलती है वो भी बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है जहां पर वो ट्रेन चल रही है। तो पिछले मुद्दे में हमने कॉस्ट की बात करी, कॉस्ट बढ़ जाए लेकिन भारतीय रेलवे ट्रेन बनाने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्या उस ट्रेन को बनाने के बाद हम लोगों को वो चीज़ें मिल पाएंगी जो उस ट्रेन की ज़रूरत है? मतलब ये ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे मिनिमम चलती ही हैं और यहाँ पर हम 160 kmph पे भी बहुत छोटे रूट पर ट्रेन चला पा रहे हैं।
तो ऐसे में हम लोगों को एल्यूमिनियम ट्रेन की ज़रूरत अभी नहीं है, ऐसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्रेन एक एरोडायनेमिक ट्रेन होती हैं जिनको 200 kmph से ऊपर चलना होता है और तभी हम किसी ट्रेन को एरोडायनेमिक बनाते हैं, नहीं तो हम लोगों को एरोडायनेमिक्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है 160 kmph तक ट्रेन को चलाने में। तीसरी जो समस्या है वो हमारे कुछ मिसकंसेप्शन है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के। जब भी एल्यूमिनियम ट्रेन की बात आती है तो हम लोग यही सोचते हैं ये ट्रेन एरोडायनेमिक होगी और साथ में ही काफ़ी हल्की होगी, तो हम लोगों को यही लगता है कि ये एनर्जी ज़्यादा बचाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शन है। कुछ डीपली जाकर के देखा गया तो पता लगा कि अगर एक कोच का आउटर शेल जो है, जो कि स्टील का बना होता है, अभी उसको रिप्लेस कर दिया जाए एल्यूमिनियम से तो सिर्फ 5% ही वेट में कमी आती है। अगर हमको रियल में वेट में कमी लानी है तो एल्यूमिनियम कोच के लिए जो इंटरनल सर्किटरी है वो पूरी तरीके से अलग से ही डिज़ाइन करना पड़ेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ट्रेन तभी हल्की होगी एल्यूमिनियम से बनने के बाद भी जब उसके लिए वेट में रिडक्शन होने के बाद में उसके नीचे लगी हुई सर्किटरी वो भी एल्यूमिनियम ट्रेन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करी जाए, तो इसी से हमारा ओवरऑल वेट कम हो पाएगा। अगर हम लोग अभी जो वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं उसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी के लिए जो इंटरनल सर्किटरी लगी हुई है, चाहे वो कंप्रेसर हो, मोटर हो, उन सभी को स्टील बॉडी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। उनका वेट भी स्टील बॉडी के अकॉर्डिंग है। तो उस सर्किटरी को हम एल्यूमिनियम ट्रेन में फिट करके बोलने लगे कि ये एल्यूमिनियम ट्रेन है, वो गलत होगा। हमको पूरी तरीके से एक अलग से रेटिंग वाली मोटर, मशीन्स, इन सबको बनाना होगा इस एल्यूमिनियम ट्रेन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ये भी एक समस्या है। तो इन सभी मशीनरी को डिज़ाइन करने में हमारा खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, हिंडाल्को ने जो अभी हमारे सामने एल्यूमिनियम वैगन्स लेकर के आए हैं फ्रेट ट्रेन के लिए, उन वैगन में देखा गया कि हमारी कन्वेंशनल जो वैगन है उन वैगन से हमारे एल्यूमिनियम वैगन में 3% का ही कमी आई है वेट में, जो कि कोई बहुत बड़ी कमी नहीं मानी जाएगी। हालांकि हम लोगों ने एल्यूमिनियम वैगन में कदम तो रखा, आगे चल करके हम धीरे धीरे रिसर्च करके इन चीज़ों में महारत जरूर हासिल कर लेंगे और वेट में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आगे ले आएंगे, लेकिन उनमें अभी काफ़ी टाइम है और काफ़ी पैसा भी अभी लगना बाकी है। चौथा जो इशू है वो इशू है एनवायरमेंट रिलेटेड, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन की बात करी जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है वो एनॉर्मस है एज कम्पेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में चाहिए, और भारत में इलेक्ट्रिसिटी का अभी भी मेन सोर्स जो है जनरेशन का वो कोल ही है, और 50 to 60% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी हमारे भारत की कोयले से बनती है। तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्टेड होगा ही। पांचवी समस्या है हमारे भारत के कोस्टल एरियाज, मतलब तटीय क्षेत्र, वहाँ पर हाईली कोरोसिव एनवायरनमेंट, और हमारे रेगिस्तानी इलाकों में जो सैंड है उसकी वजह से इंड्यूस्ड एब्रेशन, मतलब कि सैंड की वजह से जो मेटल में घर्षण होता है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तटीय इलाकों में जो कोरोजन है उस वजह से हमारे मेटल में रस्टिंग हो सकती है। हालांकि एल्यूमिनियम एक हाईली रेजिस्टिव है टुवर्ड्स कोरोसिव एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पर स्टील एल्यूमिनियम से कहीं आगे है इस तरह के एनवायरनमेंट में। और साथ में ही रेगिस्तानी इलाके में अगर रेत की वजह से जो घर्षण होता है मेटल में, तो उसकी बात भी देखी जाए तो एल्यूमिनियम से स्टील काफ़ी बेहतर है। तो अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये छोटी सी समस्या भी अभी सामने है, जिसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमको चाहिए। अगर एल्यूमिनियम के ट्रेन सेट को हम लाएंगे तो उसमें हम कुछ इस तरीके की लेयर का भी यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, जो कि इन सब चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट कर सके। अब सबसे आखिरी में छठी समस्या की बात करें तो ये समस्या मैं पहले भी बता चुका हूँ एल्यूमिनियम को लेकर के, ये है संचालन को लेके सुरक्षा। जब ट्रेन का ऑपरेशन भारत में अगर होगा तो आप लोग जानते ही हैं भारत में किस तरीके की स्थितियाँ अभी बनी रहती हैं। ट्रैक कभी भी खाली नहीं रहते अच्छी तरीके से, कोई ना कोई सामने आ जाता है कभी भी ट्रेन के, और छोटे मोटे एक्सीडेंट डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। और मानवीय लापरवाही काफ़ी ज़्यादा रहती है, हालांकि अब कम हो गई है लेकिन अभी भी काफ़ी है। हाल ही में यूरोप में हुए अगर दुर्घटनाओं को देखा जाए तो यूरोप में एल्यूमिनियम ट्रेन जिनकी भी दुर्घटना हुई है उन ट्रेनों को दोबारा से ठीक नहीं करा जा सका है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। अगर स्टील की बनी हुई ट्रेन की दुर्घटना होती है तो ये ट्रेन फिर भी बच सकती है और
हो सकता है कि कोचेस की मरम्मत भी दोबारा से हो सके। लेकिन एल्यूमिनियम ट्रेन जो कि एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में आती है, अगर इसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये ट्रेन ना तो दोबारा ठीक हो सकती है। यही कारण है कि इसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। सिग्नलिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि दुर्घटना की कोई संभावना ना हो। जैसे कि बुलेट ट्रेन जो अभी तक जापान में चल रही है, कोई भी दुर्घटना उसके साथ में नहीं हुई है। तो अगर हम अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां पर एल्यूमिनियम ट्रेन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो काफी अच्छा है। हमारी मेट्रो ट्रेन जहां पर दुर्घटना हो ही नहीं सकती है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पर एल्यूमिनियम की बनी हुई मेट्रो ट्रेन चलती हैं। अभी हमारे ट्रैक्स उस लायक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोगों को अब मैं बता देता हूं, अभी मैंने जितने भी आपको ये बातें बताई हैं, आखिर ये बातें किसने कही हैं। ललित चंद्र त्रिवेदी जी, जो कि पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक रहे हैं, वर्तमान में अभी वो IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं रेलवे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ही कुछ बातें कही होंगी। तो उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं अपना पक्ष रखता हूँ, एक छोटा सा सॉल्यूशन भी बताता हूँ एल्यूमिनियम ट्रेनों को लेकर के। देखिए मुझे क्या लगता है, अगर भारतीय रेलवे अभी इस क्षेत्र में टेंडर निकाल रहा है, 100 ट्रेनों का टेंडर अभी निकला भी था। हालांकि वो टेंडर निकालना अच्छी बात है, हम लोगों को रिसर्च में तो देरी नहीं करनी चाहिए, रिसर्च में लग जाना चाहिए। पहला मॉडल सामने तो आए, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। अगर वो मॉडल सामने आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसके अंदर और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आगे आने वाले सालों में करते रहेंगे, तो वो आगे की बातें हैं। लेकिन अभी की स्थिति में देखा जाए तो पैसा खर्च करना भी सही नहीं है इन ट्रेन सेट्स में बहुत ज्यादा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना इस वक्त पहली प्राइमरी हमारी नीड है। हम लोगों को अभी बहुत ही ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहिए खर्च। ट्रैक्स को इतना अच्छा कर देना चाहिए, वहां पर 160 km/h तो मिनिमम स्पीड हो, साथ में ही फेंसिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए, इतना पैसा हम फेंसिंग में लगाएं कि कोई भी व्यक्ति ट्रैक पर अचानक से ना आ जाए, कोई भी पशु ट्रैक पर अचानक से ना आ जाए। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट को जब हम रेडी कर लेंगे तो एल्यूमिनियम कोचेस को लाना बहुत बड़ी बात नहीं है भारत के लिए, और भारत खुद भी अपने ही घर में एल्यूमिनियम के कोचेस को डिजाइन कर सकेगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की ही एक देरी है। तो यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगना ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या आप सहमत हैं? तो अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।